तुम्हारी मम्मी की हाथ की बनी हुई मिर्ची की अचार अभी भी छत से लटक रही है इन दो रस्सियों की मदद से। अब इन दोनों रस्सियों में होगा कुछ ना कुछ टेंशन T1 और T2। हमें इन टेंशन की वैल्यू ही निकालनी है। तो ये सवाल देखने में तो थोड़ा डरावना लग रहा होगा कि दो रस्सियां हैं, कुछ एंगल्स पे हैं, इसमें हम टेंशन कैसे निकालेंगे? यहाँ पे कुछ नया करना पड़ेगा क्या हमें? तो ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ भी हम सेम स्टेप्स को फॉलो करेंगे, बिल्कुल ही सेम स्टेप्स को, और आंसर निकालेंगे। सबसे पहली चीज थी कि सबसे पहले तुम इसकी FBD ड्रॉ करो, सारे फोर्सेस को एक डायग्राम में दिखाने की कोशिश। तो सबसे पहले तो इसमें एक ग्रेविटी की फोर्स लग रही होगी नीचे की तरफ। अब इसे बना लेते हैं। ग्रेविटी की फोर्स ये होगी नीचे की तरफ, इसकी वैल्यू हो जाएगी मास इनटू ग्रेविटी mg। ये लिख लेते हैं हमें F ऑफ g इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी। m की वैल्यू है यहाँ पे 3 kg, ये हो गया मास, और g को मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 3 इंटू 10 दैट इज 30 न्यूटन्स। फिर अब ये एक रस्सी इस एंगल पे इस पे टेंशन लगा रही है। वैसे टेंशन ढकेलता नहीं है, कभी भी पुश नहीं कर सकता है। टेंशन हमेशा पुल ही करता है। टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स। तो इसको भी मैं दिखा देता हूं ऐसे। ये हो गई T1। और ये एंगल हॉरिजॉन्टल से कितना बना रहा है इसे भी दिखा लेते हैं। तो देखो यहाँ पे एंगल बना रहा है ये 30 डिग्रीज का। तो अगर मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल बनाऊं तो ये 30 है, तो ये भी 30 होने वाला है, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये एंगल हो गया यहाँ पे 30 डिग्रीज। इसका इस्तेमाल हमें बाद में आने वाला है, लेकिन अभी बस यहाँ पे बना देते हैं। फिर यहाँ पे ये वाली रस्सी में भी कुछ ना कुछ टेंशन होगा, T2, इसे भी बना लेते हैं। ये कुछ ऐसे एंगल पे है, 60 डिग्रीज के एंगल पे है ये। तो ये हॉरिजॉन्टल से ये वाला एंगल भी 60 हो जाने वाला है। इसे भी मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्रीज का एंगल। तो ये हो गया T2। अब इसके अलावा क्या तुम्हें कोई और फोर्स दिख रहा है जो कि इस मिर्ची के अचार के डब्बे पे लग रहा होगा? मैं कभी कभी गलती से जल्दीबाजी में एक नॉर्मल का फोर्स भी बना देता हूँ, लेकिन हमें पता है कि वो एक सिर्फ और सिर्फ कॉन्टैक्ट फोर्स है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस के कॉन्टैक्ट में होगी तभी वो फोर्स एग्जिस्ट करेगा, और क्योंकि यहाँ पे कोई कॉन्टैक्ट नहीं है तो कोई भी नॉर्मल फोर्स नहीं। तो ये तो हो गया हमारा FBD। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है न्यूटन का सेकेंड लॉ लिखना, और न्यूटन का सेकेंड लॉ है एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन इन एनी डायरेक्शन is equal to net force in that direction divided by mass of the body। तो सबसे पहले एक डायरेक्शन पिक कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, दोनों में से कोई भी एक डायरेक्शन को हम स्टार्टिंग में पिक कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मुझे वर्टिकल डायरेक्शन में एक फोर्स की वैल्यू पता है, वो है ग्रेविटी, तो इसलिए मैं वर्टिकल से स्टार्ट करने वाला हूँ। वैसे कोई फर्क पड़ेगा है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं वर्टिकल डायरेक्शन की। AY इज इक्वल टू नेट फोर्स इन Y डायरेक्शन डिवाइड बाय मास ऑफ द बॉडी। अब देखो Y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, तो ये तो एक्सेलरेशन 0 हो गया ना, क्योंकि ये तो रेस्ट पे है डब्बा, ये तो छत से बंधा हुआ है किसी घर के। अब अगर मान लो यही चीज किसी लिफ्ट में होती और लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा होता, तब यहाँ पे एक्सेलरेशन की कोई वैल्यू होती, लेकिन अभी है 0 इज इक्वल टू नेट फोर्स इन Y डायरेक्शन। अब Y डायरेक्शन में मुझे तो एक ही फोर्स दिख रहा है, वो है ग्रेविटी का। वैसे यहाँ टेंशन और T1 और T2 ये दोनों एक एंगल पे हैं, तो यानी कि इसका एक कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट होगा वर्टिकल डायरेक्शन में। तो मुझे इन वेक्टर्स को रिजॉल्व करने की जरूरत है, तो अब इन्हें रिजॉल्व कर लेते हैं। T1 का एक कंपोनेंट होने वाला है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये वाला कंपोनेंट, और एक कंपोनेंट होने वाला है वर्टिकल डायरेक्शन में, ये वाला कंपोनेंट। T1 इन Y डायरेक्शन, T1 इन X डायरेक्शन। अब इन दोनों की वैल्यू भी मैं निकाल सकता हूँ। इस ट्रायंगल में मेरे पास T1 पता है, मान लो कि ये T1 वेरिएबल है, और इसी के टर्म्स में हम इन दोनों की वैल्यू निकालेंगे, और ये एंगल भी मुझे पता है। तो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इस्तेमाल करके इन दोनों की लंबाई निकाल सकता हूँ T1 के टर्म्स में। तो हम इसका लंबाई निकालने के लिए साइन थीटा का इस्तेमाल करने वाले हैं। साइन थीटा इज ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, और उसकी मदद से हम ऑपोजिट की लंबाई निकाल सकते हैं। तो ये आएगी T1 साइन ऑफ 30 डिग्रीज, और फिर इसे निकालने के लिए, ये एडजेसेंट साइड की लंबाई निकालने के लिए मैं कॉस ऑफ थीटा का इस्तेमाल करने वाला हूं। कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये आ जाएगी T1 कॉस ऑफ 30 डिग्रीज। सिमिलरली मैं इसकी कंपोनेंट्स को भी निकाल लेता हूं जल्दी से यहाँ पे। तो इसकी एक कंपोनेंट आएगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये वाली कंपोनेंट, और एक आ जाएगी वर्टिकल डायरेक्शन में, ये वाली कंपोनेंट। इसे मैं अलग कलर से दिखा देता हूँ ताकि आसानी रहे थोड़ी। ये हो गई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसकी वैल्यू आ जाएगी T2 कॉस ऑफ 60, और एक वर्टिकल डायरेक्शन का कंपोनेंट, ये आ गया वर्टिकल डायरेक्शन का कंपोनेंट, इसकी वैल्यू आ जाएगी T2 साइन ऑफ 60।
अब मेरे पास वर्टिकल डायरेक्शन में सारे फोर्स के कंपोनेंट्स आ चुके हैं। अब आओ इसे लिखते हैं, नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन। तो सबसे पहले तो ग्रेविटी ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए नेगेटिव होने वाली है, -30 न्यूटन्स। उसके बाद ऊपर के डायरेक्शन में मेरे पास T1 साइन ऑफ 30 है। T1 साइन ऑफ 30 की वैल्यू भी निकाल लेते हैं ना जल्दी जल्दी से। यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ, तो ये हो गया T1/2। वैसे ये हो जाएगा T1 कॉस ऑफ 30, कॉस ऑफ 30 होता है √3/2, तो ये हो गया T1 √3/2। थोड़ा सा कंजस्टेड हो रहा है यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखते हैं, तो ये हो जाएगा T2 कॉस ऑफ 60, कॉस ऑफ 60 की वैल्यू होती है हाफ, तो यानी कि ये हो गया T2/2। वैसे यहाँ पे है T2 साइन 60, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये हो जाएगा T2 √3/2। हाँ, अब आप वापस आते हैं यहाँ पे सेकेंड लॉ पे। तो नेट एक्सेलरेशन है 0 वाई डायरेक्शन में, नेट फोर्स हम लोग लिख रहे थे वाई डायरेक्शन में, ग्रेविटी थी डाउनवर्ड डायरेक्शन में 30 न्यूटन, तो ये आ गई -30। और ऊपर के डायरेक्शन में यहाँ पे T1/2 और ये T2 √3/2, ये दोनों होंगे प्लस T2 √3/2 और ये है T1/2 प्लस T1/2, और ये पूरी चीज़ डिवाइड बाय है मास से, मास ऑफ द बॉडी, और वो है 3 kgs। अब दोनों साइड अगर मैं मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा 0, ये हो गया 0, और ये पूरी चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। अब इसे लिख लेते हैं, -30 न्यूटन्स प्लस T2 √3/2 प्लस T1/2, तो ये आ गई हमारी पूरी इक्वेशन। अब अगर मैं दोनों साइड 30 न्यूटन्स को ऐड कर दूं ना, तो यहाँ पे केवल बच जाएगा हमारे पास टेंशन, और 30 न्यूटन्स आ जाएगी यहाँ पे। अब इसे अलग से लिख लेते हैं, T1/2 ये बच जाएगा राइट हैंड साइड में, प्लस T2 √3/2, और ये बराबर होने वाला है 30 न्यूटन्स के। तो ये आ गई हमारी सेकेंड लॉ की इक्वेशन वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। और देखो ये जाहिर सी बात भी है, अगर वर्टिकल डायरेक्शन में देखोगे तो केवल एक फोर्स है नीचे की तरफ, वो है ग्रेविटी का 30 न्यूटन्स का, और इसे बैलेंस करके रखा हुआ है यहाँ टेंशन 1 और टेंशन 2 के वर्टिकल कंपोनेंट्स ने। तभी तो ये ब्लॉक, तभी तो ये जो डब्बा है ये एक्सेलरेट नहीं कर रहा है वाई डायरेक्शन में, तो ये जाहिर सी बात है। लेकिन हम इस इक्वेशन से T1 और T2 की वैल्यू तो कैलकुलेट कर नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी भी T1 और T2 की वैल्यू हमें पता नहीं है। तो आप क्या करते हैं कि एक्स डायरेक्शन में चलते हैं और वहां लगाते हैं न्यूटन का सेकेंड लॉ। तो यहाँ थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। अब एक्स डायरेक्शन में हम सेम चीज़ें लिखने वाले हैं, एक्सेलरेशन, ये मैं यहाँ लिख लेता हूँ, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन डिवाइडेड बाय मास इन एक्स डायरेक्शन, सॉरी मास, केवल मास। अब देखो एक्स डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन तो 0 होने वाला है, क्योंकि ये डब्बा कहीं एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, तो ये तो हो गया 0। नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, तो अब एक्स डायरेक्शन में मुझे दो ही फोर्सेस दिख रहे हैं, टेंशन 1 और टेंशन 2 के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। तो इसे भी लिख लेते हैं, टेंशन 1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये राइट हैंड साइड को पॉइंट कर रहा है, इसलिए ये हो जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव T1 √3/2, और T2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेफ्ट डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा है, इसलिए साइन कन्वेंशन की मदद से हम इसे लिखेंगे -T2/2, -T2/2। अब ये पूरी चीज़ डिवाइडेड है मास से, जो कि 3 kgs। अब दोनों साइड अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये तो हो गया गायब। अब हमारे पास यहाँ पे आने वाला है 0 इज इक्वल टू T1 √3/2 माइनस T2/2 माइनस T2/2। अब अगर दोनों साइड में T2/2 से ऐड कर दूं तो मेरे पास आएगा T2/2 इज इक्वल टू T1 √3/2, T1 √3/2। अब यहाँ मैं 2 से 2 को कैंसिल कर दूंगा, और फाइनली मेरे पास बचेगा टेंशन 2 इज इक्वल टू टेंशन 1 √3। अब यहाँ पे मेरे पास एक रिलेशन आ गया है टेंशन 2 और टेंशन 1 में। वैसे तो इसे भी बॉक्स कर देते हैं, क्योंकि ये है सेकेंड लॉ की इक्वेशन इन एक्स डायरेक्शन। अब देखो मेरे पास दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल्स हैं, T1 T2 T1 T2। अब इन दोनों इक्वेशन की मदद से मैं T1 और T2 की वैल्यू निकाल सकता हूँ। मैं इस इक्वेशन से टेंशन 2 की वैल्यू लूंगा और इसमें डाल दूंगा, और फिर इसे कैलकुलेट करके मैं T1 की वैल्यू निकाल लूंगा आसानी से। तो आओ इसे करते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ यहाँ पे, इन कैलकुलेशंस को हटा दिया जाए। अब देखो इस इक्वेशन में मैं T2 की वैल्यू T1 के टर्म्स में डालने वाला हूँ यहाँ से,
तो अब इसे यहाँ पे लिख लेते हैं फिर से, T1/2 प्लस T2 √3/2 दिस इज इक्वल टू 30 न्यूटन्स। और यहाँ पे T2 के जगह पे मैं ये वैल्यू डालने वाला हूँ T1 के टर्म्स में, T1 √3। ये T2 को हटा के मैंने लिख दिया T1 इंटू √3। तो ये पूरी चीज़ हो जाएगी √3 इंटू √3, ये हो जाएगा 3/2। ये हटा के मैं लिख देता हूँ 3/2। तो ये देखो T1/2 प्लस T1 3/2 इज इक्वल टू 30। अब इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो तुम्हारे पास आएगा T1 कॉमन आउट, 1/2 प्लस 3/2, ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पे वैल्यू आने वाली है T1 2T1 इज इक्वल टू 30। अब अगर दोनों साइड तुम 2 से डिवाइड कर दो तो तुम्हारे पास वैल्यू आने वाली है T1 इज इक्वल टू 15 न्यूटन्स। तो ये हमने निकाल लिया T1 की वैल्यू। अब देखो अगर मुझे T2 की वैल्यू निकालनी है तो वो तो आसान है, मैं T1 की वैल्यू को यहाँ से यहाँ पुट करने वाला हूँ, ये हो जाएगा 15 √3। ये आ गई T2 की वैल्यू, तो T2 की वैल्यू हो जाएगी T1 √3 और T1 15, तो ये हो जाएगा 15 √3 न्यूटन्स। तो हमने कैलकुलेट कर लिया T1 और T2 दोनों ही की वैल्यू। अब आओ एक बार रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या किया। हमारे पास यहाँ पे एक डरावना दिखने वाला सवाल था और इस पे हमने टेंशन को भी वैल्यू निकालनी थी, T1 और T2 की वैल्यू। तो हमने सेम स्टेप्स को फॉलो किया। सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट की हमने FBD बनाई, सारी फोर्सेस को ड्रॉ आउट कर लिया और उसके बाद फोर्सेस को रिजॉल्व किया हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में। फिर दोनों डायरेक्शन में हमने न्यूटन्स के सेकेंड लॉ को लगाया और उसके बाद कुछ मैथ की मदद से हमने T1 और T2 की वैल्यू निकाल ली आसानी से।